नमस्कार। म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस के रिगार्डिंग 12 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगा, परंतु इंटरनेट पर और न्यूज़पेपर्स में भी मुझे इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको तुरंत सूचित करूंगी। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जो इन्वेस्टर्स को लेटर लिखा है उसमें उन्होंने क्या डिटेल्स बताए हैं। यह लेटर उन्होंने इन्वेस्टर्स को लास्ट वीक लिखा था। यह लेटर्स फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने निवेशकों को लिखा है जिन्होंने उन डेट फंड्स में निवेश कर रखा है जो वाइंड अप हो गए हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है ताकि आप उन्हें ध्यान से देख सकें। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इस लेटर के द्वारा 31 जुलाई 2020 तक का अपडेट दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि 24 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2020 तक उन्होंने टोटल 4,280 करोड़ रुपीस अपनी 6 स्कीम्स में रिसीव किए हैं और ये पैसा उनके पास बॉन्ड्स की मैच्योरिटी, प्री पेमेंट्स या कूपन्स यानी इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, इट मीन्स जुलाई के महीने में उन्होंने टोटल 1,005 करोड़ रुपीस रिसीव किए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 स्कीम्स फ्रैंकलिन अल्ट्रा बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन डायनेमिक अक्रूवल फंड ये ऑलरेडी कैश पॉजिटिव हो चुके हैं, परंतु जो बाकी 4 स्कीम हैं उसमें अभी भी जो बोरोइंग्स हैं वो पे की जा रही हैं, मगर बोरोइंग्स पे करने के कारण जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो लगातार रिड्यूस हो रही है। इसी रिगार्डिंग कंपनी ने अपडेट दिया है कि फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो सिर्फ 1% बची है और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 4% बची है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है। आगे कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि कई इन्वेस्टर्स ने उनसे क्वेरी की थी कि वो बोरोइंग्स को क्यों पे कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के पहले। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि रेगुलेशन 41 ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर वाइंडिंग अप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम का डिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सबसे पहले जो लायबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग बोरोइंग्स उनको पेमेंट करना है, इसीलिए वो लोग लायबिलिटीज़ को पहले पेमेंट कर रहे हैं। मगर यहाँ पर वो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो AUM है वो नेट ऑफ बोरोइंग्स होता है, यानी बोरोइंग पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो AUM में दिखाया जाता है और उसी तरह से जो NAV होती है वो भी पेमेंट्स करने के बाद नेट अमाउंट की दिखाई जाती है। इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि जो AUM है और NAV है वो इम्पैक्ट नहीं होगी रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग से। मगर मैं उनके इस वाक्य से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि अगर हम जस्ट एक एग्जाम्पल लें और उसको समझने का प्रयास करें कि कंपनी के पास 100 रुपीज़ रिसीव हुए और उनके पास कोई भी बोरोइंग नहीं है, ये जो 100 रुपीज़ का रिसीट है ये एक तरह से AUM और NAV दोनों को इंक्रीज़ करेगा। परंतु अगर यही 100 रुपीज़ उनके पास आए और उनके पास बोरोइंग्स हैं, उन्होंने बोरोइंग्स के लिए इसको पेमेंट कर दिया, तो NAV और AUM में कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो NAV और AUM में कोई भी इंक्रीज़ ना होना भी ये शो करता है कि बेसिकली वो पैसा जो बोरोइंग्स के रूप में दिया जा रहा है वो भी तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है। आप ही के पैसे को इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही उसी पैसे को तो बोरोइंग के रूप में दिया जा रहा है। तो एक तरह से ये कहना कि जो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स है वो AUM और NAV को इम्पैक्ट नहीं करता, ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपको ना मिलकर किसी और को दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको जो ओवरऑल पैसा मिलना है उस पर इसका इम्पैक्ट पक्का ही होगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी को इस तरह की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करने चाहिए और उन्हें इन्वेस्टर्स को साफ साफ शब्दों में और सिंपल भाषा में समझाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में है अपडेट ऑन फ्यूचर ग्रुप। 31 जुलाई 2020 को जो 3 इशूअर हैं फ्यूचर ग्रुप के, रिवाज ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू फ्यूचर डिजिटल इंडिया लिमिटेड, फ्यूचर आइडियाज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके जो
एनसीडी थे वो मैच्योर हुए या उनका पार्ट पेमेंट या कूपन ड्यू था जो कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया और ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया, एमफी के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को 0 मार्क कर दिया है और जो सिक्योरिटीज़ ऑफ रिवास ट्रेड वेंचर्स है उसको 75% डाउनग्रेड कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवास ट्रेड वेंचर्स ने अपने एनसीडी का जो अमाउंट था वो उन्होंने पे कर दिया था, परंतु जो न्यू फ्यूचर और फ्यूचर आइडियाज़ हैं उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इसमें 4 स्कीम इम्पैक्ट हैं। कौन कौन सी? फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अपडेट किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो फ्यूचर ग्रुप के साथ नेगोशिएट कर रही है कि उनका जो रिटेल बिजनेस है वो शायद वह खरीद सकती है या उसमें कंट्रोलिंग स्टेक ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सभी पेमेंट जो डिफ़ॉल्ट हुआ है ये कर दिया जाएगा और जिसके कारण जो निवेशकों को अभी एक नोशनल नुकसान दिख रहा है उसकी भरपाई हो सकती है। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की कोई डील हो जिसके कारण निवेशकों को जो अपना निवेशित पैसा है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। नेक्स्ट वो अपडेट देते हैं, अपडेट ऑन रिलायंस ब्रॉडकास्ट। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और फ्रैंकलिन इंडिया कॉरपोरेट डेट फंड ने रिलायंस ब्रॉडकास्ट 9.50% सीरीज सी 20 जुलाई 2020, इट मीन्स इस बॉन्ड की मैच्योरिटी जो थी वो 20 जुलाई 2020 को थी और जो रिलायंस ब्रॉडकास्ट कंपनी है उसने ना तो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है और ना ही उसने मैच्योरिटी अमाउंट पेमेंट किया है, यानी उसने दोनों पर ही डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इस डेवलपमेंट को फ्रैंकलिन बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और वो हर तरह की कोशिश कर रहा है कि वो अपने ड्यूज़ को किसी भी तरह से रिकवर कर सके। नेक्स्ट है अपडेट ऑन केसेस फाइल्ड अगेन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। इसके बारे में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिए हैं, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 7 अगस्त को है। अभी तक के जो डिटेल्स हैं उसके बारे में उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अपडेट ऑन सेबीज ऑडिट, ये लास्ट पॉइंट है और इस अपडेट पर वो ये कहते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स मीडिया में पब्लिश हुई हैं वो सभी एक र्यूमर्स हैं और निवेशकों को इन र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और लास्ट में वो ये कहते हैं कि ये उनका कमिटमेंट है कि वो इन्वेस्टर्स को उनका पैसा पूरी जिम्मेदारी के साथ लौटाकर रहेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को मेल कर सकते हैं या फिर दिए गए टोल नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।